हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप लोग सब? तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दिसंबर 22 की तैयारी आप लोग बहुत जोरदार कर रहे हो और फोड़ू रिवीजन में आप लोगों को मैं आज करवाने जा रहा हूं पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो एग्जाम में बच्चे लोगों को आने वाला है। 12 से 15 मार्क्स का ही अपना पूरा पोर्शन रहता है, बहुत जबरदस्त वाला पॉइंट है। तो इस पूरे टॉपिक को हम लोग बगैर कोई समय गवाए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चों लोगों को। और ऐसे ही इस रिवीजन सीरीज के अंदर आप लोगों को मैं बहुत सारी चीजें रिवाइज करवाने वाला हूं एग्जाम से पहले ही, तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। तो फटाफट से बच्चे लोगों, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी का तो बहुत सिंपल पॉइंट है कि भैया 1 अक्टूबर 1932 को ये अप्लाई हुआ, होल ऑफ इंडिया में इस वक्त एप्लीकेबल है। डेफिनेशन आप लोगों को सबको आती है, अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ के आए हो। अ रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अकाउंट्स के अंदर आप लोग ये डेफिनेशन पढ़ करके आए हो। अब अगर मैं बात करूं कि भैया एसेंशियल क्या होते हैं, तो किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले दोनों पार्टीज के बीच में जो भी पार्टनर्स रहेंगे उनके बीच में होना चाहिए एग्रीमेंट, बराबर से। सेकंड नंबर, ये जो एग्रीमेंट होगा इसके लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम की जो रिक्वायरमेंट है वो 50% की है, ये भी आपको पता है। ये एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इंप्लाइड भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, और रिटर्न में अगर आपने डीड बनाया तो भी बिल्कुल परमिसिबल है। तो फर्स्ट पॉइंट एसेंशियल का क्या था है एग्रीमेंट। शेयरिंग प्रॉफिट बच्चे लोगों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप व्हेन देयर इज नो इंटेंशन टू कैरी ऑन बिजनेस। जब तक बिजनेस नहीं तब तक पार्टनरशिप नहीं, और बिजनेस है तो बट ऑब्वियस है प्रॉफिट तो शेयर करना बनता है। टर्म बिजनेस के अंदर चाहे कोई ट्रेड कर रहे हो, ऑक्यूपेशन हो, सीए करने के बाद पार्टनरशिप चालू करोगे तो वो सारी चीजें हैं, कोई भी प्रोफेशन है, सब कुछ इसमें अलाउड रहेगा। लेकिन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आ सकते, बिकॉज इनका पर्पस नॉट फॉर प्रॉफिट है और हमारी पार्टनरशिप जो बनेगी वो शेयरिंग प्रॉफिट के बेस पे ही बनती है। अब बिजनेस की जहां तक बात करें तो ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल। जो हमारा मेन कंसेप्ट है कि भाई पार्टनर्स लोगों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत जरूरी है, तो इधर म्यूचुअल एजेंसी होगी ही होगी। ये अपने को ध्यान में रखना है कि किसी भी पार्टनर ने अगर फर्म के बिहाफ पे कोई काम किया तो बाकी पार्टनर्स भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अभी अगर हमको ये देखना है कि यार पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है, एग्रीमेंट है या म्यूचुअल एजेंसी है, तो बट ऑब्वियस है ट्रू टेस्ट हमेशा म्यूचुअल एजेंसी रहेगा। अगर कंपैरिजन करना पड़े कि प्रॉफिट या म्यूचुअल एजेंसी, तो हम चूज करने वाले हैं म्यूचुअल एजेंसी को। अगर ये एब्सेंट है तो इसका मतलब वहां पे पार्टनरशिप नहीं है। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म बाइंड ऑल दी पार्टनर्स, और इसी को हम कहते हैं बच्चे लोगों म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसमें कि एवरी पर्सन हु रिसीव अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट ए पार्टनर। जो भी बंदा प्रॉफिट शेयर कर रहा हो वो हमारा पार्टनर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सच पर्सन आर एस फॉलोअर्स। और ऐसे कौन लोग हो सकते हैं, किसी ने हमको पैसा उधार दे के रखा है, इंटरेस्ट ले रहा है, साथ में प्रॉफिट का शेयर भी ले रहा है, लेकिन वो पार्टनर नहीं है। सेम उसी तरह से अगर कोई सर्वेंट है या जो अकाउंट्स में आप लोग पढ़ते हो मैनेजर कमीशन जो या मैनेजर का रेम्यूनरेशन जो प्रॉफिट का एक पार्ट लेता है, वो भी हमारा पार्टनर नहीं है क्योंकि वो लायबिलिटीज को बियर नहीं कर रहा है। सेम उसी तरह से अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके विडो या चाइल्ड को भी आप प्रॉफिट में से शेयर दे रहे हो, लेकिन वो भी हमारा पार्टनर नहीं है। अगर कोई हमारे बिजनेस का प्रीवियस ओनर है जिससे हमने बिजनेस खरीदा और उसने कंडीशन लगा दिया कि बिजनेस तो बेच रहा हूं लेकिन अगले 1 साल तक प्रॉफिट का 5% मुझे दोगे, हमने एग्री कर लिया, लेकिन ये बंदा भी हमारा पार्टनर नहीं है, भले ही वो प्रॉफिट शेयर कर रहा हो, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब बच्चों को यहां एक चीज मैं क्लियर कर दूं, देखिए ये रिवीजन उन्हीं लोगों के काम में आने वाला है जिन्होंने पहले एक बार कोर्स को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रखा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत फोड़ू रिवीजन होने वाला है, मतलब बहुत फटाफट वाला रिवीजन होने वाला है। कम टाइम में आप लोगों को सारे पॉइंट में रिवाइज करवा दूं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि भैया एक बार कोर्स आप लोगों ने पहले किया है तभी ये आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ पार्टनर्स पे चलते हैं बच्चों, ताकि फटाफट से आपको रिकॉल हो जाए। सबसे पहले नंबर पर एक्टिव पार्टनर है। कौन होता है भाई? ये जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जो थर्ड पार्टीज के लिए लायबल भी रहता है, और अगर ये बंदा रिटायर होगा तो बट ऑब्वियस है पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा। ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर कौन है? जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, प्रॉफिट में से शेयर लेगा, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन थर्ड पार्टीज के लिए, तो ये बंदा भी लायबल रहेगा। और जब ये पर्सन रिटायर होगा तो हमको पब्लिक नोटिस देने का कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है, ये ध्यान में रखेंगे। अब भाई नॉमिनल पार्टनर कौन है? ये वो पर्सन है जो दे रहा है अपना नाम, क्योंकि इसके नाम में दम है, नाम में कमाल है, नाम में गुडविल है, इसलिए अपना नाम दे रहा है। कोई पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, बिजनेस में कोई पार्ट भी नहीं लेगा, लेकिन चूंकि नाम दे रहा है, थर्ड पार्टी उसको बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि मैं पार्टनर हूं, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा। और ये बंदा भी जब रिटायर होगा तो उस केस में अपने को पब्लिक नोटिस देना ही देना पड़ेगा, ये अपना बंदा हो गया नॉमिनल पार्टनर।
अब हमने कहा सर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और एस्टोपल कौन होता है? ये बंदा बेचारा वो है जो पार्टनर है नहीं, हु इज नॉट अ रियली पार्टनर, लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता है एज ए पार्टनर, तो ये पार्टनर बाय एस्टोपल हो गया। और जो पर्सन डील कर रहा है फर्म के साथ में वो भरोसा कर लेता है उसके ऊपर कि अच्छा आप कह रहे हो, या मान लो बाकी पार्टनर्स बोल रहे हैं कि ये हमारा पार्टनर है, इसके ऊपर बच्चे लोगों को एक बहुत जोरदार क्वेश्चन हमने कर रखा है। मान लीजिए मैं किधर पे जा रहा हूं और साथ में मेरा कोई मान लीजिए मैनेजर जो है वो मेरे साथ में है, मैंने थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस कराया कि ये जो मैनेजर है, मतलब था तो वो मैनेजर, लेकिन मैंने ये इंट्रोड्यूस कराया कि मेरा पार्टनर है, और अगर वो ऐसे में साइलेंस मेंटेन करता है तो वो पार्टनर बाय एस्टोपल हो जाएगा। और कल को अगर उस पर्सन के साथ में हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है तो मेरा वो मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा एज ए पार्टनर, ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं बच्चे लोगों। सब पार्टनर वाला पॉइंट क्या कहता है? पार्टनर का पार्टनर मतलब फर्म से उसका कोई कनेक्शन नहीं है भैया, पार्टनर का पार्टनर है और वो गेट्स अ शेयर इन द प्रॉफिट डिराइव बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। तो जिस पार्टनर का वो पार्टनर है उस पार्टनर को जितना प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है उसमें से वो भी हिस्सा ले लेगा, लेकिन फर्म से उसका कोई कनेक्शन नहीं, फर्म को बाउंड नहीं करेगा, न ही फर्म में कोई राइट उसको एंजॉय करने को मिलेंगे, ना फर्म के लिए उसका कोई ड्यूटी रहेगा। भाई वो पार्टनर का पार्टनर है, फर्म से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली और होता है, ये वो बंदा है एंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट ओनली विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस। है ना, कई बार आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हो कि उसको सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है, कई बार माइनर को भी इसकी जगह पे ले सकते हैं, एंड ही इज ऑल्सो लायबल टू थर्ड पार्टी, लेकिन जितना उसको प्रॉफिट मिल रहा है उतने के लिए ही पर्सनली वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। ये अपने को ध्यान में रखना है, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। चलिए उसी तरह से बच्चे लोगों को पार्टनरशिप के भी टाइप्स है। सबसे पहला आया पार्टनरशिप एट विल। क्या होता है? इट इज अ पार्टनरशिप जहां पे ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, कब फर्म को चालू करेंगे कब फर्म को बंद करेंगे इसके लिए किसी तरह का कोई प्रोविजन जो है वो पहले से सेट करके रखा हुआ नहीं है। ठीक है, इट कैन बी डिसॉल्व, बढ़िया चीज देखना क्या बोला है, इट कैन बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर एट इज विल एट एनी टाइम गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टनर। ज्यादातर पार्टनरशिप इसी नेचर की होती है और ये बंदा कभी भी बाकी पार्टनर्स को नोटिस देकर के फर्म को बंद कर सकता है। ठीक है ना। अब फिक्स पीरियड वाली पार्टनरशिप कौन सी होती है? देखिएगा ये दोनों पार्टनरशिप ड्यूरेशन के ऊपर है। फिक्स पीरियड वाली वो है जिसमें कोई ड्यूरेशन फिक्स, ड्यूरेशन वाली वो जिसमें ड्यूरेशन फिक्स है। ठीक है ना। ये जैसे ही एक्सपायर होगा वो फिक्स पीरियड तभी ये फर्म हो जाएगी डिसॉल्व। हाँ ये भी कर सकते हैं कि अगर पार्टनर एग्री करें, मतलब बोर्ड ऑफ डिसोल्यूशन आप अप्लाई करो तो फिक्स पीरियड जैसे आपने 10 साल रखा है उससे पहले भी अगर फर्म बंद करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर ये एक्सपायरी पीरियड के बाद भी कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं भाई, अगर सारे पार्टनर्स एग्री करें तो बराबर। लेकिन उस वक्त में ये हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए बराबर। तो ड्यूरेशन के बेस पे हमारे पास दो तरह की पार्टनरशिप हो गई, एक विल हो गया, एक फिक्स पीरियड हो गया। अब वेंचर के हिसाब से भी हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो पर्टिकुलर, नाम से पता लग रहा है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए आपने बनाई, कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाई, जैसे ही वो काम खत्म होगा पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सारे पार्टनर अगर इच्छा करेंगे इसको कंटिन्यू करना है उस काम के खत्म होने के बाद भी, तो फिर ये पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी, ऊपर वाले पॉइंट में शिफ्ट हो जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है बच्चे लोगों? ये पर्टिकुलर से अलग होती है, अलग होती है इसका मतलब यहाँ पे कोई फिक्स वर्क नहीं है, एक से ज्यादा काम के लिए होती है। In this partnership, the liability of partner extend only to that particular adventure and undertaking. जब पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पर्टिकुलर एडवेंचर या वहां तक ही आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, लेकिन जनरल पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। ये एक जनरल पार्टनरशिप है जहां एक से ज्यादा काम के लिए पार्टनरशिप कर दे, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स काम के लिए नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। ठीक है ना। तो ये बहुत कुछ विल की तरह से हो गई जहां पे कोई एक पर्टिकुलर वर्क नहीं होकर के, ये लंबा चलने वाला चीज है। लेकिन ध्यान रखोगे ये दो हमारी बेस्ड ऑन ड्यूरेशन थी, ये जो दोनों है ये बेस्ड ऑन वेंचर है। यहाँ वेंचर फिक्स है जो पर्टिकुलर, और जहां कोई फिक्स वेंचर आपने नहीं करके रखा है वो जनरल पार्टनरशिप हो गई, अपने को ध्यान में रखना है। इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चे लोगों की, माइनर का क्या पोजिशन यहाँ पे होने वाला है। तो अब माइनर के रख दिए। अब मेजोरिटी अटेंड करने से पहले पार्टनर के पास कुछ राइट्स है। राइट्स क्या है? राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। बट ऑब्वियस है फर्म की प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी में से उसको शेयर मिलेगा। वो अकाउंट्स का कॉपी भी यहां पे देख सकता है, जो भी अकाउंट्स का कॉपी अगर उसको देखना है तो वो डिमांड कर सकता है कि भाई ठीक है आप मुझे प्रॉफिट दे रहे हो, मुझे कॉपी भी दिखाओ अकाउंट्स की। राइट टू sue the partner for accounts and payment of his share, but only severing his connection with the firm and not otherwise। अब यहां पे बहुत सीधा है कि अगर उसके शेयर्स वगैरह उसको नहीं मिल रहे तो उस वक्त के अंदर वो क्या कर सकता है बच्चे लोगों, फर्म से अपना कनेक्शन तोड़ करके देन फर्म के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है कि मुझे मेरा प्रॉफिट का शेयर यहां पे नहीं मिल रहा है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब
जब तक वो माइनर है उसका कुछ लायबिलिटीज भी बनता है, लेकिन उसका लायबिलिटी जितना उसका प्रॉफिट का शेयर है वहीं तक लिमिटेड रहेगा, याद रखिएगा। उससे ज्यादा वो पर्सनल लेवल के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो उसका जितना फर्म में उसका शेयर है वो वहीं तक रिस्पॉन्सिबल है, पर जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो पर्सनली लायबल होने वाला नहीं है। अब जैसे ही वो मेजोरिटी अटेंड करता है, आप लोग जानते हो 6 महीना के अंदर उसको नोटिस देना है वेदर ही वांट्स टू बी अ पार्टनर और नॉट, और अगर उसने ऐसा नोटिस नहीं दिया तो उसको फुल फ्लेज पार्टनर मान लिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स। ये अपने को ध्यान में रखना है। बाई चांस उसने अगर ये डिसाइड किया कि हाँ भाई मुझे तो पार्टनर बनना है, तो अगर उसने पार्टनर बनने का डिसाइड किया तो लॉ कहता है इज पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म। लेकिन आपको बढ़िया चीज मैंने बता रखी है, कहां से रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा वो, सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स इन द पार्टनरशिप। जब भी पार्टनरशिप में वो एडमिट हुआ था वहां से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू रहेगा, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म रिमेन द सेम। अब जब तक कुछ चेंज नहीं करो, उसका प्रॉफिट और प्रॉपर्टी में शेयर वही रहेगा जो माइनॉरिटी के टाइम पे था, लेकिन सारे पार्टनर एग्री करे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। बाई चांस अगर उसने ये डिसाइड किया कि भाई मुझे तो पार्टनर नहीं बने रहना है, तो ठीक है भैया ये डिसाइड कर लो, मत रहो पार्टनर। तो ऐसे में जिस दिन उसने पब्लिक नोटिस दिया उसी दिन से उसका राइट और लायबिलिटीज जो है वो फर्म के लिए खत्म, वहां तक रेस्पॉन्सिबल रहेगा, उसके बाद से खत्म। और उसके बाद की चीजों के लिए ही शेयर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस। उसके बाद के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अप टू डेट ऑफ नोटिस जो भी उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनना था एज अ माइनर, वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो माइनर से रिलेटेड बढ़िया पॉइंट है। हालांकि प्रीवियस एग्जाम में आई थिंक माइनर से रिलेटेड पॉइंट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से भी आ गया था, पार्टनरशिप से भी आ गया था, लेकिन अच्छे पॉइंट्स में से एक माना जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चे लोगों अगर आगे बढ़ो तो हमारे पास अगला पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म का। सिंपल है, मेरे ख्याल से आप लोग सब इस पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। और पॉइंट क्या कहता है हमारा, इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल। हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म ऑप्शनल है, कराओ तो भी चलेगा भाई, नहीं कराओ तो भी चलेगा, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर अगर होगी तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास होगी, और बट ऑब्वियस है ये जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास में रजिस्टर होगी वो यहां पे अपॉइंटमेंट उसका कौन करेगा, स्टेट। अब इसका प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, बहुत सिंपल है। पार्टनर्स मस्ट फाइल द स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। पर्टिकुलर एक प्रेस्क्राइब फॉर्म रहेगा जिसमें आप अप्लाई करोगे, जो भी पार्टनर बनना चाह रहे हैं, जो भी फॉर्म को ओपन करना चाह रहे हैं वो अप्लाई करेंगे। दिस स्टेटमेंट मस्ट बी ड्राफ्टेड प्रॉपरली, और इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से उसके ऊपर स्टैंप प्रॉपर होने चाहिए। ये भी सिंपल पॉइंट हो गया। अब इसके साथ में आपको कुछ जो भी प्रेस्क्राइब फीस होती है, हर लॉ की एक फीस है, तो यहां पे भी रजिस्ट्रेशन का फीस आपको देना पड़ेगा। अब इसके कंटेंट्स के अंदर क्या क्या आने वाला है वो देखिएगा। इसके कंटेंट्स में फर्म का नेम आ गया, देन फर्म का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आ गया, अदर प्लेसेस जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, डेट जिस दिन पार्टनर लोग ज्वाइन करेंगे, पार्टनर्स के सारी डिटेल नेम वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट होगा वो सारे पार्टनर्स या तो साइन कर देंगे या फिर उनके जो भी ऑथराइज एजेंट है वो साइन करने वाले हैं। और बच्चों यहां आप लोग एक छोटा सा पॉइंट जानते हो कि अगर इस लिस्ट में से कोई भी नाम रखना है, चाहे वो क्राउन है, एम्परर है, एम्प्रेस है, एम्पायर है, इंपीरियल है, किंग है, क्वीन है, रॉयल है, या ऐसा कोई भी नाम जिससे ऐसा कनेक्शन लगे कि यार ये फर्म की तो गवर्नमेंट की फर्म है या गवर्नमेंट से इसका कोई कनेक्शन है, तो ऐसा नाम अगर रखना है तो आपको पहले रिटर्न कंसर्न लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बगैर ऐसा नाम नहीं रखा जा सकता है, ये आप लोग यहां पे ध्यान में रखने वाले हो। तो रजिस्ट्रेशन का छोटा सा प्रोसेस जो आप लोग फॉलो करोगे। अब जब आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो कर दिया आगे, हाँ भाई अभी तो हम रजिस्टर हो गए, तो भैया ठीक है ना। अब आपको क्या करेगा, जैसे ही हमारा रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा वो बकायदा फर्म का नाम अपने उधर एक रजिस्टर पड़ा है उसके पास, रजिस्टर ऑफ फर्म उसमें लिख देगा और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा, ठीक है ना। और जिस दिन उसने अपने रजिस्टर के अंदर एंट्री डाला उसी दिन से फर्म का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। याद करिएगा, इसके ऊपर अपने पास क्वेश्चंस हैं। हमने फॉर्म भेजा, उसने डिटेल में उसने एंट्री करी, फिर वहां से उसने भेजा, इस दिन हमको मिला, कोई डेट से हमको मतलब नहीं। जिस डेट पे फर्म का नाम रजिस्ट्रार ने अपने रजिस्टर के अंदर एंटर किया वो डेट इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये पॉइंट आपको इधर ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये भी आप जानते हैं कि यहां पे फॉर्म जमा करवाने का जो भी आगे आप डिटेल्स जमा कराओगे आरओसी के पास, रजिस्ट्रार के पास सॉरी, तो वहां उसकी एक पर्टिकुलर टाइम रिक्वायरमेंट रहेगी जो भी आपके कोर्स में नहीं है। और अगर उस टाइम से लेट होते हो तो 100 रुपीज पर ईयर या पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से पेनल्टी लगने वाली है। ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बढ़िया पॉइंट एग्जाम के हिसाब से ये वाला हो सकता है कि अगर नॉन रजिस्ट्रेशन है, यानी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बच्चे लोगों, इस पर क्वेश्चन बनने के बढ़िया चांसेस हो सकते हैं। तो आप सबको पता है
फर्म जो है वो थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में केस नहीं कर पाएगी। भाई बहुत सिंपल है, फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस नहीं कर पाएगी, लेकिन केस करने से पहले अगर फर्म चाहे तो खुद को रजिस्टर करवा के केस कर दे तो बिल्कुल केस वैलिड माना जाएगा। हम लोगों ने बात की थी कि लॉ देखता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग सूट आप रजिस्टर्ड फर्म होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आप थे नहीं थे, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। सेकंड नंबर, पार्टनर जो है वो फर्म के अगेंस्ट में केस नहीं कर पाएगा, बट ऑब्वियस है कि पार्टनर फर्म के अगेंस्ट में केस नहीं कर पाएगा, फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल यहां पे नहीं कर सकती है। उसके अलावा पार्टनर जो है वो किसी भी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में भी केस नहीं कर पाएगा अपने राइट्स के लिए। उसके अलावा बच्चों सबसे खतरनाक चीज ये कि अगर किसी थर्ड पार्टी ने केस कर दिया तो आप 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ डिमांड नहीं कर पाएंगे, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके बाद में थर्ड पार्टी जरूर फर्म या पार्टनर के अगेंस्ट में जरूरत पड़ने पे केस कर पाएगी, यानी फर्म केस नहीं कर सकती लेकिन फर्म पर केस होगा, ये अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे हैं जिनका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रजिस्ट्रेशन कराएं नहीं कराएं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उनमें क्या क्या चीजें हैं, कोई भी पार्टनर अगर फर्म के डिसोल्यूशन के लिए केस करता है बिल्कुल अलाउड है। अगर कोई भी पार्टनर अकाउंट्स की डिमांड करता है डिसोल्यूशन के टाइम पे और उसके लिए केस करता है तो वो भी अलाउड रहेगा। ऑफिशियल असाइनी, फर्म दिवालिया हो गई और ऑफिशियल असाइनी आकर के सारी प्रॉपर्टी अपने पोजीशन में वगैरह ले रहा है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल कर सकता है। फर्म अपने स्टेच्यूटरी राइट्स के लिए सूट फाइल कर सकती है। बच्चे लोगों ये जो पॉइंट है बहुत खतरनाक पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको कहा था कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स है उनके लिए फर्म थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर पाएगी, अपने को ध्यान रखना है, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले राइट्स होते हैं। लेकिन अगर फर्म के अंदर कोई चोरी हो गया है, अपने एक एग्जांपल लिया था जिसमें कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कर लिया, किसी ने हमारे कॉपीराइट चुरा लिए, तो ऐसे केस में सूट फाइल करने का राइट बकायदा मिलने वाला है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स है उनमें आपको केस करने का राइट नहीं मिलेगा, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है। देन सेट ऑफ वाला पॉइंट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे बच्चे लोगों की, 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ आपको इधर मिलने वाला नहीं है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। तो अपन इसको ऐसे ले रहे थे भाई 100 रुपए तक आप सेट ऑफ डिमांड कर सकते हो, भले ही रजिस्ट्रेशन है या नहीं, अपने को ध्यान रखना है। सेट ऑफ का मतलब तो याद है ना, आप लोगों को भूल तो नहीं गए कि अगर हम सामने वाले से कुछ पैसा मांगते हैं और वो भी हमसे कुछ पैसा मांगता है तो जब भी केस होगा तो हम डिमांड करेंगे सर पैसा एडजस्ट कर लो, लेकिन अनरजिस्टर्ड फॉर्म है तो हम वो एडजस्ट नहीं करवा पाएंगे, उसको सेट ऑफ करना बोलते हैं। अपने नोट्स के अंदर एक क्वेश्चन भी उस पर दे रखा है तो आप लोग उसको भी देखेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। 2 पॉइंट इसके अंदर और है बच्चों। रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड एडमिशन, बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम के हिसाब से भी बहुत जोरदार पॉइंट में से एक काउंट होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझिएगा। इन केस ऑफ डेथ, जिस वक्त में किसी पार्टनर का डेथ हो गया है तो लॉ कहता है रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड विद द रजिस्ट्रार एंड फर्म विल बी एलिजिबल टू फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी इवन विदाउट चेंजिंग फर्म नेम। 3 पार्टनर है बच्चों लोगों, मान लो एबीसी हमारे 3 पार्टनर है और एक पार्टनर का डेथ हो गया, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने फर्म का री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कोई बात नहीं, फर्म का नाम अभी भी वही रखा है एबीसी, और अभी थर्ड पार्टी पे केस कर दिया तो रजिस्ट्रार अलाउ करता है कि हाँ भाई केस कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई नया पार्टनर वहां पे इंट्रोड्यूस होता है तो इस चीज का रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है उसके रिकॉर्ड में, और अगर वो आपने नहीं कराया तो अभी फर्म एलिजिबल नहीं होगी थर्ड पार्टीज पर केस करने के लिए जब तक वो ये इंफॉर्मेशन नए पार्टनर की रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं करवा देती। ये पॉइंट अच्छे से थोड़ा सा पढ़ करके जाना कि भैया डेथ के केस में री रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे अपने को रजिस्ट्रेशन का जरूरत पड़ने वाला है, ये आप लोग ध्यान रखोगे, वो करा के फिर ही थर्ड पार्टी पे केस कर पाओगे, नहीं तो करने को नहीं मिलेगा। चलिए पार्टनरशिप डीड पे बात कर दे। हाँ, डीड के कंटेंट बच्चे लोगों मुझको लगता है कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोग अकाउंट्स के अंदर खूब पढ़ते हो तो डीड के जो भी कंटेंट्स है इनको एक बार आप लोग खुद ही अच्छी तरीके से देख लेंगे, ज्यादा कोई खास मेरे बताने लायक नहीं है। चलिए जी, बहुत जोरदार पॉइंट आता है कि यार पार्टनर का और थर्ड पार्टीज का रिलेशन या क्या कुछ इनके राइट्स एंड ड्यूटीज है, तो आइए रिलेशन ऑफ पार्टनर पे चलते। पार्टनर लोगों को बहुत सारे राइट है। पहला राइट बच्चों इनको कहता है कि हर पार्टनर के पास में राइट है कि वो फर्म के बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने को ध्यान में रखना है, पार्टिसिपेट करेगा। सेकेंड पॉइंट, कंसल्टेड का मतलब आप लोग जानते हो, फर्म में डिसीजन जो है वो या तो मेजोरिटी से होंगे, ऑल कंसेंट से होंगे, और ऐसे में हर पार्टनर का ओपिनियन इंपॉर्टेंट होता है, तो एवरी पार्टनर शैल हैव राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, है ना। रूटीन मैटर जो होते हैं वो मेजोरिटी से डिसाइड होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैटर है जैसे फर्म के नेचर वगैरह में चेंज करना है तो उसके लिए अपने को ऑल कंसेंट चाहिए होती है, आप सबको पता है। हर पार्टनर के पास में राइट है बच्चे लोगों कि वो बुक का इंस्पेक्शन कर सकता है, बुक का एक्सेस ले सकता है, चाहे वो जैसा भी पार्टनर हो, एक्टिव हो, स्लीपिंग हो, तो बकायदा उसको फर्म की कॉपीज को इंस्पेक्ट करने का और कॉपी वॉपी लेने का राइट जो है वो है। अकाउंट्स में आप पढ़ के आए हो, जब तक डीड में नहीं है उसको रेम्यूनरेशन का राइट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट जब तक कुछ और डिसाइड नहीं हो हमेशा इक्वल रहेगा, ये भी आप लोग जानते हो।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जब तक डीड में डिसाइड नहीं हो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलने वाला नहीं है। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस सब पढ़ के आए हो, 6% पर एनम। अच्छा पॉइंट है, अगर फर्म के बिहाफ पे किसी पार्टनर ने अपने पॉकेट से कोई पैसा दिया है, कोई पेमेंट किया है या पार्टनर को लॉस हुआ है, तो फर्म उसको इंडेमनिटी देगी, यानी वो फर्म से रिकवर करेगा। तो एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंडेमनिफाई बाय द फर्म। जो भी पेमेंट उसने अपने पॉकेट से किया रहेगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर फर्म के लिए, या कोई खर्चा वर्चा किया है फर्म की वजह से उसको कोई लॉस वॉस हुआ है, तो वो बकायदा फर्म से, लॉस का मतलब वो बिजनेस लॉस नहीं बात कर रहा हूं मैं, है ना, फर्म का कोई ट्रांजेक्शन करना था उसमें कुछ नुकसान हो गया तो वो फर्म से रिकवर कर लेगा, अगर उसका कुछ पैसा लगा है तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब जैसे राइट्स है बच्चे लोगों, वैसे कुछ ड्यूटीज भी है। पहली ड्यूटी कहती है कि जो भी बिजनेस करोगे भैया कॉमन एडवांटेज सबके फायदे के लिए करो, जो भी बिजनेस करो एक दूसरे के लिए फेथफुल रहो। तीसरे नंबर पे हर एक पार्टनर का ड्यूटी है कि दूसरे पार्टनर को ट्रू अकाउंट और फुल इन्फॉर्मेशन दे। ऐसा नहीं किया तुम एक्टिव पार्टनर हो तो स्लीपिंग वाले को बेचारे को कुछ बता ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। अब ऊपर वाले पॉइंट का उल्टा, अगर इस पार्टनर के विलफुल नेग्लिजेंसी या फ्रॉड की वजह से, वर्ड फोकस करना, ऐसे नहीं, फ्रॉड किया पार्टनर ने जानबूझ के कुछ ऐसा काम किया जिससे फर्म को नुकसान हुआ, तो ये फर्म को पैसा भरेगा भाई, फर्म यहां पे उससे इंडेमनिटी ले लेगी, यानी ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू इंडेमनिफाई द फर्म। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और जो भी अपना काम करे, बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज। फर्म का जो भी काम है बहुत ईमानदारी के साथ उसको करना चाहिए, डिलीजेंटली करना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। छोटा सा पॉइंट था, खत्म हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों। अगला पॉइंट कहता है पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी 3 टाइप का प्रॉपर्टी होता है, तुम लोग सबको पता है। स्टार्टिंग में जो पार्टनर्स लोग घर से लेकर के आएंगे, बाद में जो फर्म खुद परचेस करेगी, और तीसरे नंबर पे गुडविल। और फर्म की एसेट को पार्टनरशिप का एसेट, ज्वाइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक, ज्वाइंट स्टेट, कुछ भी बोलो रे भाई, बोल सकते हैं, अपने को ध्यान में रखने का है। चलिए जी, अच्छा पॉइंट है, एप्लीकेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। जो भी फर्म का प्रॉपर्टी रहेगा वो शेल बी यूज्ड बाय द पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस। ध्यान रखिएगा, फर्म का कार है फर्म के लिए यूज आएगा भाई, फर्म का ट्रक है फर्म के लिए यूज आएगा, फर्म का फर्नीचर है फर्म के लिए काम आएगा, लेकिन 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 अनलेस अदरवाइज एग्रीड। मतलब अगर फर्म के पार्टनर लोग ने डिसाइड किया कि यार अपने फर्म ने कार खरीद के रखा है, 6 दिन तो हम फर्म के इस्तेमाल में लेंगे और 1 दिन जो है वो पार्टनर्स लोग खुद ही अपने पर्सनल यूज के लिए उस कार को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो वो परमिसेबल है। ध्यान रखिएगा, लॉ ने खुद ने कह दिया कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, आपस में एग्रीमेंट करके पार्टनर ऐसा कर सकते। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन मत लेना, और सर पार्टनर लोगों ने घर के लिए ऐसे कैसे यूज कर लिया। अरे भाई अगर एग्री करें तो ऐसा परमिसेबल है, कि आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। समझे मेरी बात को, आगे बढ़ जाऊं तो आगे वाला पॉइंट मेरा कहता है पर्सनल प्रॉफिट अगर कोई अर्न किया भाई किसी भी पार्टनर ने, हमने ड्यूटी बोला था कि यार जो काम करो कॉमन एडवांटेज के लिए करो, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, फर्म के ट्रांजैक्शन के अंदर कोई पैसा वैसा रख लिया, कमीशन वमीशन मार लिया, ठीक है, या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके कोई पैसा कमा लिया, या फर्म के कनेक्शंस को यूज करके फर्म वाला बिजनेस खुद का भी पर्सनल चालू करके कुछ प्रॉफिट कमा लिया, तो लॉ कहता है इज बाउंड टू रिटर्न दी प्रॉफिट्स टू द फर्म, कि बेटा जो कमाया सारा पैसा फर्म को वापस करो, करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है बच्चों को, पार्टनर जो है, कोई भी पार्टनर जो है वो फर्म के बिजनेस से कंपैरेटिव बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है, और अगर करता है तो उसको बाउंड होगा पैसा वापस करने के लिए। आज फर्म का भी कपड़े का बिजनेस है, तुम खुद भी अपना सेम बिजनेस चालू करते हो तो भैया अलाउड नहीं है, जो कमाओगे फर्म को वापस करोगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जितनी भी ड्यूटीज मैंने आपको बताई वो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, हमेशा ध्यान रखना। अगर बाकी पार्टनर, सारे पार्टनर मिलकर अलाउ करते हैं कि हाँ भी हो सकता है ऐसा कर सकते हो, तो क्या आप कर सकते हो, नहीं तो ये रूल अप्लाई हो जाएंगे। तो सब कुछ सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी है, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे लोगों 4 तरह की चीजों से होता है, किसी नए पार्टनर का एडमिशन हुआ, किसी का डेथ हुआ, कोई पार्टनर जो है पार्टनरशिप जो है वो विल के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना, पार्टनरशिप करना है इसको, कन्वर्ट इनटू पार्टनरशिप एट विल, और फिक्स ड्यूरेशन वाली जो पार्टनरशिप थी वो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हुई। तो पहला वाला पॉइंट, ये थर्ड वाला जो था वो यहां पे होना चाहिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है वो विल में कन्वर्ट हो गई, या जो हमारी फिक्स वाली पार्टनरशिप थी वो विल में कन्वर्ट हो गई। इन 4 चीजों की वजह से हम बोलते हैं फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ। अब ये चेंज होने से राइट्स एंड ड्यूटीज का क्या होगा बच्चे लोगों, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जैसी पहले थी वैसी अब भी रहेंगी। यानी लॉ ने क्या बोल दिया भाई, जैसा पहले ड्यूटीज एंड राइट्स उनके थे वो सेम वैसे ही रहेंगे। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रिमेन द सेम एज दे वर बिफोर। जैसा पहले था वैसा बाद में भी रहेगा, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, जैसा पहले था वैसा बाद में भी रहने वाला है। ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, आपस में चाहे तो एग्री करके चेंज कर सकते हैं। अब सेक्शन 18 कहता है एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। सर हमको पता है ये तो,
व्हेन ए पार्टनर डील विद ए थर्ड पार्टी एज एन एजेंट, तो फर्म उसके लिए बाउंड होगी, ये भी सही है। लेकिन ये उन्हीं काम के लिए होगा जो बिजनेस पर्पस के लिए किए गए। मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था, कोई पार्टनर भैया शादी करके आ गया तो इससे बाकी पार्टनर्स का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनको, भैया तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम जानो, इधर पार्टनरशिप अपने को नहीं चलानी है। ठीक है, समझे अच्छी तरह से, आगे बढ़ू। ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर क्या है भाई, दो तरह का ऑथोरिटी होता है। अगर पार्टनर्स लोग ने मिलके सबने किसी को कोई ऑथोरिटी दिया तो इट्स कॉल्ड एक्सप्रेस ऑथोरिटी। लेकिन लॉ कहता है यार तुम पार्टनर हो, कुछ राइट्स तो हम ही तुमको दे देते हैं, तो वो होता है बच्चे लोगों इम्प्लाइड, जिसके लिए किसी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, लॉ ने खुद रह दी है। अब कोई भी काम इम्प्लाइड ऑथोरिटी में कब होगा, जब वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का काम हो। जो ऑथोरिटी है स्कोप है फर्म का, कि कपड़े का है तो कपड़े की चीज ही मंगाई है तुमने ना, फर्नीचर का काम है तो फर्नीचर ही मंगाया, फर्म के स्कोप में होना चाहिए, और जो काम किया वो फर्म के नेम से किया, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें वो क्या क्या काम कर सकता है एज अ इम्प्लाइड पर्सन, तो ध्यान रखिएगा। उसको कुछ इम्प्लाइड ऑथोरिटी अपन ने दे रखा है, क्या क्या इम्प्लाइड ऑथोरिटी दिया देखना। सबसे पहले फर्म के गुड्स को सेल कर सकता है भाई, सेल गुड्स ऑफ द फर्म ऑन इट्स बिहाफ, बढ़िया। फर्म के गुड्स को सेल करने का राइट है भाई, फर्म के गुड्स को परचेज करने का राइट है, पेमेंट रिसीव करने का राइट है। उसके अलावा बच्चे लोगों को जो भी डेप्ट वगैरह है उनका पेमेंट रिसीव करके जो भी रिसिप्ट देना है वो उसको राइट है, चेक से पेमेंट करने का राइट है। ठीक है, सेटल अकाउंट्स विद द पर्सन डीलिंग विद द फर्म, ये जो लोग फर्म से डील कर रहे हैं हमारे क्रेडिटर डेटर, उनके साथ डिस्काउंट सेट करके पूरा सेटल करना है अकाउंट। उसके अलावा जरूरत पड़ने पर फर्म के बिहाफ पर किसी को केस करना, किसी पर केस करना, और किसी ने फर्म पे केस कर दिया तो उसको डिफेंड करने का भी इसका राइट रहेगा। उसके अलावा फर्म की जो भी प्रॉपर्टी रहेगी, फर्म प्रॉपर्टी का मतलब गुड्स वगैरह हो गया, इनको प्लेज करने का और सेल करने का भी उसको राइट है। यहां पे जो नेचर जाएगा बच्चे लोगों, प्लेज वैसे भी गुड्स का होता है, तो गुड्स का प्लेज करना और रेगुलरली गुड्स को सेल वेल करने का भी उसको राइट मिल रहा है, ये आप लोग यहां पे ध्यान में रखने वाले हो। ये सब उसके इंप्लाइड राइट्स के अंदर इंक्लूड है कि हाँ भाई ये करने का राइट तो उसको ऑटोमेटिकली लॉ ने दिया है। ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं भाई जो उसकी ऑथोरिटी से बिल्कुल बाहर के काम है, जो उसको करने का राइट नहीं है। अब ये काम कौन कौन से हैं, यानी कि ये काम अगर करने आउटसाइड द एम्प्लॉयड ऑथोरिटी वाले, तो हमको चाहिएगा सारे पार्टनर का कंसेंट, यानी कि अपने को ऑल कंसेंट का जरूरत पड़ेगा बच्चे लोगों को, यानी सारे पार्टनर का क्या चाहिएगा, कंसेंट। इसमें क्या क्या है, मैंने आपको कहा था इन पॉइंट्स को याद करने का एक तरीका दिया था मैंने। दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका कनेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी से है, तो देखो मैंने वही दो पॉइंट दिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना और ट्रांसफर यानी कि बेचना। ठीक है, चार पॉइंट का कनेक्शन बच्चे लोगों को डिस्प्यूट से है, किसी भी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में अगर ले जाना है, अगर किसी भी डिस्प्यूट में कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है ना, या किसी केस को विड्रॉ कर लेना है, तो भैया तुम्हारे डायरेक्ट बोलूं तुम्हारे औकात में नहीं है भैया। अगर ऐसा कुछ करना है तो तुमको बाकी पार्टनर लोग का भी सबका कंसेंट चाहिएगा, इनमें से कुछ भी करना है तो बाकी पार्टनर का कंसेंट चाहिए, तुम्हारे औकात के बाहर का काम है। ठीक है, एडमिट एनी लायबिलिटी इन सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, कोई केस वेस में अपन हार रहे हैं और अपन लायबिलिटी खुद ही जाकर के एडमिट कर लें, कर सकते हो, लेकिन बाकी पार्टनर का कंसेंट लगेगा, उसके बगैर नहीं कर पाओगे। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ये फर्म किसी दूसरी फर्म के साथ पार्टनरशिप कर रही हो, तुम इसके बिहाफ पे वहां रिप्रेजेंटेटिव बन के जाना चाह रहे हो, तो अपने को बट ऑब्वियस ऑल कंसेंट लगेगा। और कोई भी बैंक अकाउंट फर्म के नाम से ओपन हो रहा है, मतलब ओपन अ बैंक अकाउंट फर्म के बिहाफ पे, लेकिन किसी पर्टिकुलर पार्टनर के नाम से, है ना, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे होना है, लेकिन नाम किसका जाने वाला है वहां पे, उस पार्टनर का। तो कौन से पार्टनर का जाएगा भाई, ये भी सारे पार्टनर मिलकर के डिसाइड करेंगे। तो इनमें से अगर कुछ भी करना है, 8 पॉइंट्स जो ये पढ़ा है, तो अपने को सारे पार्टनर का कंसेंट लगेगा, और ऊपर वाले पॉइंट्स के अंदर इंप्लाइड पावर है, कर सकते हैं। अब हमने कहा कि भी जो ऊपर इंप्लाइड पावर दी है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं ना भाई। एक्सटेंशन और रेस्ट्रिक्शन इज ओनली पॉसिबल विद द कंसेंट ऑफ ऑल। अगर आप लिस्ट को कम या बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको सारे पार्टनर का कंसेंट लगेगा। थर्ड पार्टी को जब तक सीक्रेट लिमिटेशन का पता नहीं हो तब तक उसको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तुमने किसी पार्टनर का परचेज का पावर उससे छीन के किसी और पार्टनर को दे दिया, लेकिन थर्ड पार्टी को बताया नहीं, थर्ड पार्टी ने उस पार्टनर को माल बेच दिया फर्म के बिहाफ पे, तो भी फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल, है ना। आप उस पार्टनर को पकड़ो, उसका जो करना हो करो, लेकिन थर्ड पार्टी को आपने जब तक लिमिटेशन के बारे में बताया नहीं, सीक्रेट लिमिटेशन तुमने लगा दी, उसको नहीं बताया, तो भैया वो तो फर्म से ही पैसा लेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी के केस में भैया आपका ऑथोरिटी बाहर निकल जाएगा पावर से। क्लास में एग्जांपल दिया था मैंने, क्लास से ऊपर वो नीचे फेंकने वाला एग्जांपल वही है। अब पार्टनर हैज अथॉरिटी टू डू ऑल द नेसेसरी एक्ट इन द इमरजेंसी, इमरजेंसी में आपके पावर नॉर्मल पावर से बढ़ जाते हैं।
फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए कोई भी प्रूडेंट पर्सन अगर कुछ करता है और वो इस पार्टनर ने भी किया तो बिल्कुल फर्म उसके लिए बाउंड रहेगी, वो उसको करने का राइट है। भले नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं था, लेकिन इमरजेंसी में फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए वो अपने पावर के बाहर जाके भी कुछ करता है तो लॉ बच्चे लोगों को इसको अलाउ करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर समझे आप इधर बात को कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ जाऊं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। इधर एडमिशन का मतलब ध्यान से सुनना भैया, नए पार्टनर का एडमिशन नहीं है। इधर क्या है, अगर कोई एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन है, यानी फर्म के बिहाफ पे अगर किसी पार्टनर ने कोई बात बोला है तो हम मान के चलेंगे कि सारे पार्टनर्स ने बोला है एंड एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पार्टनर। जैसे मैं किसी फर्म का पार्टनर और मैं बोलूं सर ये पेन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो ये माना जाएगा पूरी फर्म ने बोला है और था ही एक्चुअल में खराब, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनने वाली है। एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पार्टनर ट्रीटेड एज एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फर्म, तो फर्म ने एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन किया और होना चाहिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्टी, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर एक बढ़िया पॉइंट बच्चे लोगों आप ये भी जानते हो, एक्टिव पार्टनर को अगर किसी चीज का नोटिस है, किसी चीज के बारे में पता है, तो हम मान के चलते हैं कि सारे पार्टनर्स को पता है, बस इधर फ्रॉड नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब इस पॉइंट का किस तरह से जाएगा, यानी कि इट इज लाइक नोटिस टू एजेंट इक्विवेलेंट टू नोटिस टू द प्रिंसिपल। अपना वही कंसेप्ट, जब किसी एजेंट को नोटिस जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो नोटिस किसको गया, प्रिंसिपल को गया। बराबर, यानी कि सेम पॉइंट आपको इधर भी लगाना है। एक्टिव पार्टनर को नोटिस देने का मतलब सारे पार्टनर्स को आप लोगों ने नोटिस दे दिया, अनलेस देयर इज ए फ्रॉड, बस इधर पे फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपन ने वो एक एग्जांपल लिया था इसके अंदर, स्टडी बैंक में भी बढ़िया एग्जांपल दे रखा है कि अगर कल्यूजन कर लिया, किसी ने खराब माल सप्लाई किया, एक्टिव पार्टनर ने कमीशन के चक्कर में उसको अप्रूव कर दिया, उसको पता था अच्छी तरह से, तो फिर उस केस के अंदर बाकी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वो ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि उसका मिली भगत यहां पे हो गया। तो ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। खत्म हुआ। नेक्स्ट पे बच्चे लोगों बहुत जोरदार पॉइंट है, लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टीज। अरे भाई अलग से क्वेश्चन बन सकता है, सेक्शन 25 से 27 थर्ड पार्टीज के साथ पार्टनर लोग का लायबिलिटी। स्टार्टिंग पॉइंट कहता है एवरी पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली एंड सेपरेटली फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। ज्वाइंटली भी लायबल हो, सेपरेटली भी रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है ना, फर्म के एक्ट का मतलब हो गया एनी एक्ट, कोई काम करना या नहीं करना बाय ऑल दी पार्टनर और बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म। लेकिन जरूरी है कि वो काम कब होना चाहिए, जब वो बंदा पार्टनर था तभी उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अभी इधर आप सोच रहे हो कि सर ये क्यों रेस्पॉन्सिबल हो रहा है, तुम लोग जानते हो भैया पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, घर से ला करके देना पड़ता है, तो हर पार्टनर ज्वाइंटली और सेपरेटली रेस्पॉन्सिबल है। कोई भी काम जो किया या नहीं किया गया, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ये आप जानते हो। तो एक्ट ऑफ द फर्म का मतलब बाय सारे पार्टनर्स ने किया, चाहे किसी एक ने किया है, इनकी कंसेंट से इनके एजेंट ने किया, मान के चलेंगे कि सबने किया है, और वो काम उस पार्टनर के रहते मतलब इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, इट इज नेसेसरी दैट द एक्ट ऑफ द फर्म मस्ट हैव बीन डन व्हाइल ही वाज अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई या रिटायर हो गया तो उसके बाद के काम के लिए वो पार्टनर या उसकी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहीं तक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी में। अब लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट क्या है भैया, रॉन्गफुल एक्ट। The firm is liable to the same extent as the partner for any loss or injury caused to a third party by wrongful act of a partner। मतलब किसी पार्टनर का कोई रॉन्गफुल एक्ट है, हमेशा ध्यान रखो, अपन ने पढ़ा था इंडेमिनिटी का पॉइंट, थर्ड पार्टी जो भी है उसके लिए तो एक बार फर्म ही रेस्पॉन्सिबल रहेगी बच्चे लोगों, फर्म उस पार्टनर से रिकवर कर लेगी, है ना। तो अगर किसी पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया तो हो सकता है थर्ड पार्टी को नुकसान रह गया, और नुकसान रह गया तो ठीक है ना भैया, थर्ड पार्टी को एक बार तो फर्म भर देगी, और अगर उस बंदे ने विलफुली अगर किया रहेगा पार्टनर ने तो फर्म उससे रिकवर कर लेगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो जो उसने किया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट होना चाहिए और पार्टनर लोगों का ऑथोरिटी में रह के किया है। तो ये सिंपल सा अपना एक पॉइंट हो गया। मिस एप्रोप्रिएशन वाला पॉइंट बच्चों याद आया, फर्म के पास जो पैसा आया, जो गुड्स आए, जो प्रॉपर्टी आई, थर्ड पार्टी की वो कोई पार्टनर लेके भाग गया, उसने मिस एप्रोप्रिएशन कर लिया, घोटाला गबन कर दिया। तो व्हेन अ पार्टनर विद इन हिज ऑथोरिटी रिसीव मनी और अदर प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन से पैसा आया, मनी आया, गुड्स आया और मिस अप्लाई कर दिया, या फर्म के पास ही सीधे पैसा आ गया था, प्रॉपर्टी आ गई थी, लेकिन यहां से पार्टनर ने गायब कर दी जब वो फर्म की कस्टडी में थी, तो लॉ कहता है फर्म इज लायबल टू मेक गुड्स द लॉस। जो थर्ड पर्सन है उसको तो एक बार फर्म ही भरेगी, फिर फर्म भरे उस बंदे को पकड़ ले, वो बात अलग हो गई, लेकिन फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थर्ड पार्टीज के हमारे पॉइंट्स हो गए एकदम धड़ाधड़ फटाफट फुल रिवीजन है, बच्चे लोगों को ध्यान रखिएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक बार आपने पूरा पढ़ रखा है तो आप मेरे साथ इन पॉइंट को धड़ाधड़ एकदम कम टाइम के अंदर रिवाइज कर सकते हो।
चलिए, राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ पार्टनर शेयर, मुझे लगता है अब तुमको ये वीडियो देखने के लिए स्पीड भी तेज नहीं करना पड़ेगा, और तुम करते हो ना क्या 1.5 वगैरह की स्पीड पे देखते हो, क्योंकि मैंने अपना खुद का स्पीड अभी एकदम फास्ट मेंटेन करके रखा है, तो आई थिंक तुमको तेज करने का जरूरत पड़ने वाला नहीं है इसमें। अब ट्रांसफर वाला पॉइंट इस बार वैसे तो एग्जाम के अंदर आ चुका है, लेकिन भैया आईसीए का कोई भरोसा नहीं, पढ़ के जाते हैं। कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट जो है वो फर्म के अंदर उसको सेल कर सकता है, चार्ज कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, पूरा भी कर सकता है, पार्शली भी कर सकता है। लेकिन जानते हो आप, सेक्शन 31 कहता है भैया जब तक बाकी पार्टनर का कंसेंट नहीं हो नया तो नहीं आएगा। लेकिन पार्टनर ने तो ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसा जो ट्रांसफरी है, नया पार्टनर नहीं बन सकता वो, लेकिन ऐसा बंदे को हम बोलते हैं ट्रांसफरी। उस ट्रांसफरी को क्या राइट नहीं है, फर्म के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि अब तक पार्टनर नहीं है। पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बच्चे लोगों को एग्जैक्ट इसी पे, फर्म के अकाउंट्स को देख भी नहीं सकता है और फर्म की बुक को इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकता। ऐसा कोई फर्म से रिलेटेड राइट उसको नहीं है। सिर्फ राइट होगा क्या, एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। जिस पार्टनर ने अपना शेयर उसको दिया है उसका जितना प्रॉफिट था तो भैया ले ले बस, और जो भी वो अकाउंट शो कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम शेयर इन एसेट ऑफ द फर्म विच ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर हैड। जिस पार्टनर ने उसको शेयर ट्रांसफर किया था उसका जितना प्रॉफिट में से हिस्सा बनता है उतना इसको मिल जाएगा। सर कुछ नहीं मिल रहा, उल्टा देना पड़ रहा है। देगा ये कुछ नहीं भैया, वो उस पार्टनर से लो तुम, अभी भी पार्टनर तो वही है, मुझे तो उसका जो शेयर है और मेरा लोन का अमाउंट जितना बन रहा है उतना पैसा दे दो भाई, उसके रेशियो में। ये अपने को ध्यान रखना है। और उस वक्त में वो शेयर असर्टेन करने के लिए उसके पास में राइट है कि वो उस वक्त के अंदर अकाउंट्स में डिमांड कर सकता है। देखो नॉर्मली अकाउंट्स देखने का राइट उसको नहीं है, नॉर्मली तो नहीं देखेगा अकाउंट्स, लेकिन उस टाइम के अंदर उसके पास में बढ़िया राइट लॉ ने उसको दे दिया कि हाँ भैया उस वक्त के अंदर तुम क्या कर सकते हो, बिल्कुल फर्म के अकाउंट्स को चेक कर सकते हो। डिसोल्यूशन के टाइम पे अपने को ध्यान में रखना चाहिए। प्रीवियस ईयर के अंदर इसका क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, जो करना चाहे मेरा वीडियो अपलोडेड है यहाँ पे, ठीक है ना, जहां पे प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवा के रखा है, वहां जाकर के इसका आंसर कैसे लिखा हुआ है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए, नया पार्टनर का आना। नया पार्टनर कैसे आएगा भाई, सारे पार्टनर की कंसेंट से आएगा, या अगर पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है डीड में तो उसके थ्रू आएगा। लाइबिलिटीज क्या रहेगा, नए पार्टनर का लाइबिलिटी चालू होता है जिस दिन उसका एडमिशन होता है। लेकिन यहां एक चीज आपको बढ़िया बता दूं बच्चे लोगों, क्रेडिटर को उसके आने के पहले के जो डेप्ट है, प्री एग्जिस्टिंग डेप्ट, उनके लिए उस पर सूट फाइल करने का राइट नहीं, हम लोग सब जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाई चांस ये नया पार्टनर का मत ही खराब हो जाए और ये बोले भैया मेरा एडमिशन तो हो रहा है 8 नवंबर को, लेकिन मैं 8 दिसंबर को, और मैं इसके पहले की लाइब्रेरीज के लिए भी खुद को रेस्पॉन्सिबल मानता हूं, मैं तो चुकाऊंगा। कैंडिडेट्स बोलेंगे भैया ठीक है ना यार, तू खुद चुकाने को तैयार है, बाकी पार्टनर्स भी बोल रहे हैं मजा आ गया, हमारा शेयरिंग करने वाला कोई बंदा आ गया, तो ठीक है हम उसको अलाउ करेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, अदरवाइज एडमिशन की डेट से वो रेस्पॉन्सिबल होता है। चलिए जी, रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। पार्टनर रिटायर कैसे होता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर, पहला तरीका। दूसरा, कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू कर सकते हो। तीसरा, विल में रिटर्न नोटिस देकर के कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। रिटायर होने वाले का लायबिलिटी क्या है, रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लाइबल फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म डेट ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन आप जानते हो पब्लिक नोटिस देना जरूरी रहेगा थर्ड पार्टीज को, तो थर्ड पार्टीज के लिए रिटायरमेंट के बाद भी जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हो, आप लोग ध्यान रखोगे। अब ये नोटिस देगा कौन भैया, खुद की लाइब्रेरी छुड़ानी है तो खुद ही दे दे, या बाकी के पार्टनर्स भी दे सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। जाने वाले के राइट्स क्या है आप लोग जानते हो, जब तक कोई अलग से एग्रीमेंट नहीं हो वो बकायदा कोई भी बिजनेस करे, भले हमारा कंपटीशन वाला बिजनेस करे तो भी अलाउड है, लेकिन फर्म के नाम को यूज नहीं करेगा, अपने आप को फर्म के लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं बताएगा, और फर्म के कस्टमर को सॉलिसिट करने का, अट्रैक्ट करने का, मैंने आपको कहा था ना, डायरेक्टली उनको अट्रैक्ट करने का काम भी नहीं करेगा। उसके अलावा बच्चे लोगों, जैसे मान लो 8 दिसंबर को रिटायर हो गया, लेकिन उसका शेयर आप 31 मार्च को दे रहे हो, तो वहां तक का जो प्रॉफिट का उसका शेयर बनता है या 6% के हिसाब से उस पर जो इंटरेस्ट है वो आपको उसको देना पड़ेगा। विच एवर जो भी आपका हायर वगैरह जो आपने पढ़ा हुआ है वो अपने को उसको देना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो या तो 6% इंटरेस्ट के साथ में पैसा दो या वहां तक का उसको प्रॉफिट में से शेयर दो। तो ये जाने वाले के राइट्स है रिटायरिंग पार्टनर के, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी किसी पार्टनर को बाहर निकालना, भाई पिछली बार क्वेश्चन नहीं था तो इन चीजों पे क्वेश्चन बन सकते हैं। सर बाहर कैसे निकाल सकते हैं, 3 चीजें होनी चाहिए, पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मेजोरिटी होना चाहिए और गुड फेथ के अंदर होना चाहिए। गुड फेथ का मतलब क्या होगा, जो भी बाहर निकाला जा रहा है पार्टनर, पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए। जाने वाले को नोटिस इश्यू करोगे भैया कि तुमको निकाला जा रहा है, कुछ बोलना चाहते हो, क्या अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड करना पड़ेगा,
अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं किया तो एक्सपल्शन वैलिड होने वाला नहीं है। अपने को क्वेश्चन आ रहा, पार्टनर लोगों की जो वाइफ लोग थी उनका वो झगड़ा वगड़ा हो गया आपस में, फिर दो पार्टनर ने डिसाइड किया एक को बाहर निकाल दो, तो नहीं निकाल सकते क्योंकि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, इंसॉल्वेंसी में बात कर दें। व्हेन ए पार्टनर इन अ फर्म डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, उस दिन से वो सीज हो जाएगा भाई, अभी पार्टनरशिप के अंदर वो नहीं है। हाँ, उसका जो एस्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन कब तक? जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हुआ वहां तक। सीजेस टू बी लायबल फॉर एनी एक्ट डन आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर। जैसे इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर आया, कोर्ट का ऑर्डर, उसके बाद के लिए उसका एसेट वैसेट फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फर्म भी उसके किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी उस दिन के बाद से। और आप जानते हो इंसॉल्वेंसी में तो अपने को पब्लिक नोटिस देने का जरूरत भी नहीं है। सेम कंसेप्ट डेथ का भी है। डेथ के केस में भी कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है पब्लिक वगैरह को बराबर से, और द पर्सन जो डील कर रहे हैं। मरने वाले का एस्टेट मरने के बाद के ट्रांजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और इसमें बच्चे लोगों अपना एक बहुत जोरदार पॉइंट है जो मैंने यहां लिख दिया है, इफ द ऑर्डर टू बाय द गुड्स इज प्लेस्ड बिफोर द डेथ। समझ लेना, डेथ से पहले ऑर्डर दे दिया गया लेकिन सप्लाई डेथ के बाद अगर हो रही है तो मरने वाले का एस्टेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कभी भी नहीं होगा। एज अ रूल इसको याद करके जाना आप लोग, ताकि आपको ध्यान दे, गड़बड़ नहीं हो जाए कि भी वो जिंदा था तब ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन सप्लाई मरने के बाद में हुई है तो उसका प्रॉपर्टी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अपने को ध्यान में रखना चाहिए। खत्म। चलिए जी, फिर आप जानते हो अगर किसी पर्सन ने गारंटी दे रखी है गिवन टू अ थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, फर्म के ट्रांजेक्शन के लिए थर्ड पर्सन ने किसी ने गारंटी दी कि भैया मैं गारंटी देता हूं आप इस फर्म को उधार में माल बेच देना, मैं अगर ये नहीं चुका पाए तो मैं चुकाऊंगा, ठीक है ना। तो वो गारंटी फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए रिवोक हो सकती है अगर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज कर दिया गया। मैंने बात की थी इसके ऊपर, यार फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन में एबीसी 3 पार्टनर है, मान लेते हैं कि भैया एबीसी 3 पार्टनर है और डी इनको गुड्स की सप्लाई कर रहा है और किसी मिस्टर वाई ने इसके लिए गारंटी दी है यार इन तीनों को माल का सप्लाई करते रहो, अगर कल को ये फेल होगा तो मैं चुकाऊंगा। अब अगर इस बंदे के बगैर नॉलेज में लाए फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंज कर देते हैं तो फ्यूचर लायबिलिटीज के लिए मिस्टर वाई फ्री हो जाएगा। समझिएगा, मान लो ऐसा चेंज करने तक 5 लाख का लायबिलिटी क्रिएट हो चुका है तो वाई विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे, अगर इन्होंने नहीं चुकाया तो। लेकिन चेंज के बाद के लिए मिस्टर वाई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, फ्यूचर ट्रांजेक्शन क्लियर लिखा हुआ है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। चलो भाई, ये भी खत्म हुआ। चलिए एकदम सुपर फटाफट फोड़ू वाला एकदम फटाफट रिवीजन है। फाइनल पॉइंट पे पहुंच के बच्चे लोगों, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म किसको कहते हैं? डिसोल्यूशन का मतलब सारे पार्टनर टाटा बाय बाय, घर पे जाओ, पार्टनरशिप का रिलेशन उनका खत्म, सब कुछ खत्म। डिसोल्यूशन कैसे होता है? पहला पॉइंट है बच्चों, बगैर कोर्ट के बीच में अगर डिसॉल्व करना हो, सारे पार्टनर का कंसेंट हो तो टाटा बाय बाय। सेकंड नंबर, कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रखा है, डीड में लिख रखा है, खत्म करना है तो कर देंगे। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है? जब सारे पार्टनर या एक को छोड़ के सारे दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो गया, या डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सम कंटीजेंसीज। कैसे? टर्म खत्म हो गया फिक्स वाला, आगे ले जाना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो खत्म। पर्टिकुलर वेंचर था वो खत्म हो गया, किसी पार्टनर का डेथ हो गया या इंसॉल्वेंसी भी हो गया किसी एक का भी, और डीड में आपने आगे कंटिन्यू करने का नहीं लिखा है तो फर्म विल बी डिसॉल्व। और अगर पार्टनरशिप एट विल है तो आप सब जानते हो किसी एक पार्टनर ने भी नोटिस दे दिया तो पूरी की पूरी फर्म का हो जाएगा डिसोल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, कोर्ट के बीच में आती है भैया, कोर्ट के पास कौन जाएगा, कब जाएगा, सब जानते हो। कोई पार्टनर अगर इंसेन हो गया, पागल हो गया, खास करके एक्टिव पार्टनर, तो फर्म बंद करने का ऑर्डर कोर्ट कर सकता है। अगर कोई परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, इधर भी एक्टिव पार्टनर है, तो वो उसके बिहाफ पे कोई चला जाए, रेस्ट ऑफ द पार्टनर चले जाए तो फर्म बंद हो सकती है। थर्ड नंबर, अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है फर्म में और बाकी पार्टनर को लग रहा है इसके साथ तो काम नहीं कर सकते हम, तो फर्म डिसॉल्व कर सकते हैं। विलफुली ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है, लगातार डीड के प्रोविजन को तोड़ रहा है, तब भी फर्म बंद हो सकती है। किसी भी पार्टनर ने अगर अपना सारा शेयर किसी को ट्रांसफर कर दिया, थर्ड पार्टी को, जो भी अपन ने पढ़ा था सेक्शन 29, और बाकी पार्टनर्स को जम नहीं रहा है कि यार इसने तो अपना सारा शेयर इसको दे दिया, हमारी बगैर कंसेंट के दे दिया है, पार्टनर भले वो नहीं बना है लेकिन हम नहीं चाहते कि उसको दो, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं कि यार फर्म को डिसॉल्व करो। और अगर कोर्ट को लगता है कि यार फर्म को लॉसेस के बगैर चलाना मुश्किल हुआ है, यानी फर्म लगातार लॉसेस में और आगे फ्यूचर भी इसका अंधेरे में ही दिख रहा है, तो कोर्ट में ऑर्डर गिव ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। लेकिन आप जानते हो कोर्ट खुद घर पे नहीं आ रहा है, किसी ने जाकर के कोर्ट को अप्लाई किया रहेगा इनमें से, तो कोर्ट बीच में इंटरफेयर कर रहा है। चलिए जी, लायबिलिटीज क्या रहेंगी भाई डिसोल्यूशन के बाद? बट ऑब्वियस है पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे कि भी फर्म हमारी डिसॉल्व हो रही है। अगर नहीं दिया तो लायबिलिटीज थर्ड पार्टी के लिए चालू रहेगी इवन आफ्टर डिसोल्यूशन, तो इधर भी पब्लिक नोटिस देना है। अब इनके राइट्स ड्यूटीज क्या और मोड ऑफ सेटलमेंट क्या है, खत्म होने जा रहा है। देखो,
राइट्स ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस फाउंड आफ्टर डिसोल्यूशन, बट ऑब्वियस है इसमें क्या करना है, जो भी फर्म का प्रॉपर्टी रहेगा उससे पहले फर्म के डेप्ट पे होंगे, और अगर कुछ बच गया पीछे तो पार्टनर लोग अपने घर पे लेकर के जाएंगे, पार्टनर लोग ले जाएंगे, और डेथ हो गई है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ले जाएंगे, अपने को पता है। अच्छा, अथॉरिटी कब तक चालू रहेगी भाई, मैंने आपको कहा था पार्टनरशिप जैसे आपने रेजोल्यूशन पास किया, आपस में डिसाइड किया कि बंद करनी है फर्म, हाथों हाथ तो बंद होगी नहीं, कुछ काम करने पड़ेंगे, तो दो चीजों के लिए फर्म चालू मानी जाएगी। नंबर वन, वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म, एसेट को बेचोगे, लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे, तब तक तो फर्म चालू है ना, तो तब तक फर्म को चालू मानना है। और जो अनफिनिश्ड ट्रांजेक्शन आपने हाथ में ले रखे, कोई गुड परचेज का ऑर्डर होगा, कोई कुछ होगा, तो उसको खत्म करो ना, वहां तक हम फर्म को चालू मानेंगे। उन दो कामों के लिए सारे पार्टनर्स का ऑथोरिटी चालू रहेगा, इन दो पर्पस के लिए, ये अपने को ध्यान में रखना, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट आता है बच्चे लोगों, बोर्ड ऑफ सेटलमेंट कैसे करना है भाई, सब लोग अकाउंट्स के अंदर पढ़ के आए हो, सबसे पहले फर्म के प्रॉफिट से पे होगी लाइबिलिटीज, पैसा कम पड़ गया तो कैपिटल से पे करेंगे, फिर भी अगर कम पड़ गया तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर घर से सारे पार्टनर्स लेकर के आएंगे, अपने को ध्यान रखना है। हाँ, अब एसेट का यूटिलाइजेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले थर्ड पार्टीज के डेप्ट का पेमेंट करो, अगर एसेट में कुछ बच गया सरप्लस तो पार्टनर लोगों का लोन पे करो, पार्टनर लोन, फिर भी अगर बच गया तो कैपिटल अमाउंट के अंदर इनको पे कर दो भैया, जो भी इनका कैपिटल है उसको पे करो, और फिर भी बच गया तो पार्टनर्स लोग ही घर पे लेके जाएंगे, लेकिन अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर के जाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। खत्म, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, लास्ट सेक्शन, फर्म का जो भी मतलब कोई डेप्ट है और उसका पर्सनल डेप्ट है तो कैसे सेट करना है, फर्म का जो भी प्रॉपर्टी रहेगा वो सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे थर्ड पार्टीज के डेप्ट का, अपने को पता है, और फिर अगर कुछ बच गया तो फिर अपने को पार्टनर लोग का जो डेप्ट है, लोन है ऊपर भी पड़ चुके हैं, वो पेमेंट करना है। अब जो घर से लाने वाला पार्टनर है वो पहले कौन सी लाइबिलिटी पे करे, बट ऑब्वियस है जब भी वो घर से लाएगा तो पहले अपने सेपरेट डेप्ट पे करे भाई, अपने घर के जो डेप्ट है उनको पहले पे करो भाई। आज फर्म के पास पैसा कम है, पार्टनर को बोला घर से लाओ, तो घर से लाने का मतलब क्या है, पहले घर के डेप्ट पे करने के बाद जो पैसा बच रहा है वो सरप्लस यहाँ पे लेकर के आएगा। ऐसे नहीं कि वो कहते नहीं भैया खाना वाना नहीं खाना, अभी खाने के पैसे नहीं, अभी हम पहले फर्म में पैसा ले जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, पहले सेपरेट डेप्ट का पेमेंट होता है बच्चे लोगों, उसके बाद फर्म के डेप्ट का पेमेंट होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां आकर के धुआंधार शानदार, कितना टाइम हुआ रहेगा, मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने पूरा रिवीजन जो है वो खत्म कर लिया है। तो होप करता हूं कि फटाफट वाला रिवीजन यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। एक बार एकदम फास्ट इसको रिवाइज कर लोगे, आप देख लोगे मेरे साथ, तो आप लोगों की तैयारी और हो जाएगी बहुत सारी मजबूत, सारे पॉइंट रिकॉल हो जाएंगे। तो फिर आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी आगे के चैप्टर्स के और बहुत सारे दूसरी चीजों के रिविजन्स को लेकर के, एग्जाम तक हम चालू रहेंगे रिविजन्स, ठीक है। तो बने रहिएगा साथ में, और जो भी अपने फ्रेंड्स हैं जहां तक मेरी पहुंच रही है, हाँ बिल्कुल शेयर कर देंगे इसको, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल जाए। ऑल दी बेस्ट।